माय लवली स्टूडेंट्स, सो आज का लेक्चर है अबाउट द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, जैसे कि लैम्डा एम से डिनोट करा जाता है, ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन। ठीक है, हम बात करेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी वेरिएशन किस तरह से होती है जब उनकी डाइल्यूशन होती है। ठीक है, तो वो डाइल्यूशन के बाद जो उनकी मोलर कंडक्टेंस है उस पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, और किसका देख रहे हैं हम, अबाउट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें हम बात करेंगे कि डाइल्यूशन करते करते जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंचेंगे तो लैम्डा एम क्या होगा और किस तरह से वेरी करेगा। एंड इसमें हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती क्या है, और लास्ट में हमें इसमें एक डी बाय हक्केल-ऑनसागर इक्वेशन भी मिलेगी जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होती है। सो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हम बात कर चुके हैं कि डाइल्यूशन के साथ साथ जो मोलर कंडक्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है, आपने पढ़ा था। फिर से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वी हैव लर्न दैट ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस बिकॉज एज इट आयनाइजेस कम्प्लीटली। आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेस कम्प्लीटली होता है। सो ऑन डाइल्यूशन नो न्यू आयंस विल प्रोड्यूस एंड डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीजेस एंड आयंस मूव फ्रीली, सो लैम्डा एम इंक्रीजेस। ये वैसे पहले भी करवा चुकी हूँ मैं। इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ जो आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 100% है। इसका मतलब क्या है, जितने भी, सपोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज़ द NaCl, तो इसका मतलब है जितने भी NaCl आयंस बना सकता है वो एकदम से पानी में जाने के बाद एकदम से सारे के सारे आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके पास थोड़े मोल्स बच के जिसके आयंस नहीं बने हो। सबके सब जो भी है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी 100% डिसोसिएशन होती है। दैट मीन्स इट विल गिव राइज टू द आयंस 100%ली। ओके, नाउ अब क्या बात हुई थी, हमने पढ़ा था कि जब डाइल्यूशन होती है, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज करना, मतलब पानी डालना। तब जब इसमें डाइल्यूशन हो रही है, ठीक है, इसमें डाइल्यूशन हो रही है, फिर क्या चीज़ हो रही है इसमें, आपको पता है कि नो न्यू आयंस, यहाँ पे क्या लिखा है, नो न्यू आयंस विल प्रोड्यूस इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जितने आयंस बनने थे वो उतने बन चुके हैं, 100% डिसोसिएशन हो चुकी है। अब चाहे आप जितना भी पानी डाल दो ये आयंस बढ़ने नहीं वाले, उनका नंबर क्या हो जाएगा, नंबर आयंस का क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। नो न्यू आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट एक चीज़ होती है कि डिस्टेंस बिटवीन द आयंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सपोज NaCl था इतना, ऑन डाइल्यूशन हमने डाइल्यूशन करा तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के बीच में क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ गया। अब डिस्टेंस बढ़ गया तो उनके बीच की जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी फोर्स, और इस वजह से ये जो आयंस है ये फ्रीली मूव करवा पाएंगे। तो जो मोलर कंडक्टेंस होती है, मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या होती है, आयंस की मूवमेंट पे डिपेंड करती है। ओके, नाउ आयंस की मूवमेंट फ्रीली हो रही है, अनइंटरप्टेड हो रही है, दैट मीन्स आपका जो लैम्डा एम है वो भी इंक्रीज करेगा। ये तो हमें पता था इंक्रीज करेगा, बट क्या होता है ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, उतना तेज़ी से इंक्रीज नहीं करती है मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि सिर्फ क्या है, सिर्फ इसमें एक ही पैरामीटर है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है आयंस के बीच का। नंबर ऑफ आयंस जो है कोई एक्स्ट्रा नहीं बन रहे, जितने पहले थे नंबर ऑफ आयंस उतने ही हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीजेस एंड आयंस मूव फ्रीली, सो लैम्डा एम इंक्रीजेस। ठीक है, ये पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ाया था। नाउ वी विल सी द मोलर कंडक्टेंस जो कि लैम्डा एम होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो सबसे पहले व्हाट इज द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का देखो ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम इन्फिनिटी के बराबर पानी डाल दें या फिर बहुत एक्सेस में पानी डाल दें। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये होता है वेयर द, मतलब आप पानी डालते जा रहे हो ऐसा पॉइंट या फिर ऐसी स्टेज वॉल्यूम की वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर सॉल्यूट बोल सकते हो बिकम ज़ीरो, कि ऐसी स्टेज वॉल्यूम की, मतलब हमने पानी डाला उस सॉल्यूशन में, डालते गए, डाइल्यूशन करवाते गए, एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर कि कॉन्सेंट्रेशन उस इलेक्ट्रोलाइट की हमें ज़ीरो लगने लग जाएगी। या फिर एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो, सपोज हम कर रहे हैं, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, डाइल्यूशन का इफेक्ट ऑन द मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो हम वॉल्यूम देख रहे हैं और लैम्डा एम की वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली देखी। सपोज कि अगर वॉल्यूम 10 ml था तो मोलर कंडक्टिविटी जो है 0.31 आई। ओके, 15 ml करा हमने, फिर इतनी आ गई। 20 ml करा तो 0.34 आ गई। 25 ml
और बढ़ाया हमने तो 0.34 ही रही, 30 ml 35 ml भी करा तो हमारी 0.34 ही रही। तो अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि एक स्टेज के बाद, वॉल्यूम की एक स्टेज के बाद आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़नी बंद हो गई, उसकी वैल्यू में क्या हुआ, एक कांस्टेंट वैल्यू आने लग गई। या फिर आप कह सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू में सैचुरेशन देखने को मिल गई। सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेशन होता है कि जब आपको एक ही जैसा इफेक्ट देखने को मिले, ठीक है, सैचुरेशन हो गई। तो आप बोलोगे कि इस पॉइंट में एट दिस वॉल्यूम लैम्डा एम वैल्यू बिकम सैचुरेटेड, नो फर्दर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम, सो दिस स्टेज ऑफ द वॉल्यूम इज कॉल्ड द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेज कौन सी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। अब ये मतलब तो है नहीं कि हमने इन्फिनिटी पानी डाल दिया, इसका मतलब जस्ट बोलने का ये मतलब होता है। इनफाइनाइट इसलिए हम लगा देते हैं कि हमने इतना इनफ पानी डाल चुके हैं कि उसके आगे पानी डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इन्फिनिटी के बराबर ही एक्ट करता है, क्योंकि उसके पानी बढ़ाने से आपकी जो लैम्डा एम की वैल्यू है उसमें खास फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू में सैचुरेशन आता। तो ये होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी चीज़ की, ठीक है। सो वी आर कीप ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड एट सम स्टेज ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम लैम्डा एम डज नॉट इंक्रीज, सो दैट वी कॉल द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का तो आपको पता चल गया कि क्या होती है। नाउ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड, अब देखो मोलर जो कंडक्टेंस होती है लैम्डा एम, जो हम बात कर रहे हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब ये स्टेज आ गई, जब आपकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली स्टेज आ गई तो उस पे जो आपको लैम्डा एम मिल रहा है उसको हम कहते हैं लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट कहते हो या समटाइम्स लैम्डा एम के ऊपर इनफाइनाइट का भी साइन बना होता है, लैम्डा एम इन्फिनिटी भी होता है, ओके। तो ये क्या बात हुई कि ऐसा वॉल्यूम जिस पे कि मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो रही है उस पे जो कंडक्टेंस आपको मिलती है हमेशा वो होती है आपकी लैम्डा एम नॉट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम इसी के बारे में, इसी को निकालने की करेंगे, ओके। नाउ लैम्डा एम नॉट क्या हुआ, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन करवाई हुई है, उस पे जो आपको कंडक्टेंस मिलेगी वो होगी लैम्डा एम नॉट। और इसे या तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहा जाता है, या फिर इस जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को एक और नाम दिया जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। देखो अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दिस इज़ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग का मतलब क्या हुआ कि लिमिट हो गई, लिमिट क्या हो गई, मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि लिमिट ही हो रही है ना, 0.3 के बाद बढ़ ही नहीं रही है ये। तो क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बिकम लिमिटेड और सैचुरेटेड, ठीक है। जो लैम्डा एम की वैल्यू है उसमें सैचुरेशन आ गया, स्टेबल हो गई वैल्यू इन वैल्यू ऑफ लैम्डा एम, ओके। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है, लिमिटिंग वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि मोलर कंडक्टेंस जो है उसकी वैल्यू वो लिमिट होगी, इसलिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो लैम्डा एम नॉट को। Now important question is कि how to calculate the lambda m naught in case of the strong electrolyte। So basically क्या है, lambda m naught को निकालने की अब हमारी हो रही है efforts। Here we calculate lambda m naught for the strong electrolyte by graphical method by plotting। देखो अब क्या है, इसमें एक तरीका है कि आप graphical method का आप यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि जो lambda m होता है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, उसका एक ग्राफ प्लॉट करा जाता है, ओके। तो हमने क्या करा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा एम नॉट निकालने के लिए ये सजेस्ट करा गया कि हम लैम्डा एम और वर्सेस कौन सा ग्राफ प्लॉट कर ले, अंडर रूट सी का। तो जब आपने ये ग्राफ प्लॉट करा, वाई एक्सिस पे आपने क्या ले लिया, वाई एक्सिस पे आ गया लैम्डा एम, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, एंड आपकी एक्स एक्सिस पे आ गया अंडर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ओके। अब क्या हो रहा है, हमने तो देखना है कि वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद द डाइल्यूशन, पर आपको पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, आपको पता होना चाहिए जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन होता है। डाइल्यूशन बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन आपकी कम हो जाएगी। सो एक्स एक्सिस पे जब आप राइट साइड को जा रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली बढ़ रही है, बट जब आप लेफ्ट हैंड साइड को आओगे, लेफ्ट साइड को क्या होगा, डाइल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है, डाइल्यूशन
इंक्रीजेस, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। पर हमने पढ़ना क्या है, हमने डाइल्यूशन के साथ देखना है। तो हम इस ग्राफ में क्या देखेंगे, हम उल्टा चलेंगे, हम इधर को चलेंगे, ज़ीरो की तरफ चलेंगे, क्योंकि डाइल्यूशन क्या है, सपोज़ ये पॉइंट है, यहाँ पे कम डाइल्यूशन है, इस पॉइंट पे गए ज़्यादा डाइल्यूशन हो गया है, इस पे गए और डाइल्यूशन हो गया। ऐसे ऐसे करते बहुत इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहाँ हो जाएगा, जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी, वही तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है। सो ये ऐसा पॉइंट है, मतलब जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ज़ीरो है। ओके फिर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ्स प्लॉट करे, जो जो वैल्यू आ रही थी एक्सपेरिमेंटली हम प्लॉट करते गए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरह का, सपोज़ इस कॉन्सेंट्रेशन में ये है आपके पास, दूसरी कॉन्सेंट्रेशन में आपके पास लैम्डा एम की वैल्यू ये आई। तो जब आपने ग्राफ प्लॉट किया तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह का आया। ओके और ये किसका है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते गए तो आपके पास क्या है, तो आपके पास ये ग्राफ आ गया। अब क्या हुआ, हमने तो लैम्डा एम नॉट निकालना है, ठीक है। लैम्डा एम नॉट आपका ग्राफ यहीं तक था, तो हाइपोथेटिकली हमने क्या किया, इसको आगे तक ले गए सो दैट ये इंटरसेक्ट बना दे वाई एक्सिस के साथ। तो जब इतना ग्राफ बन जाएगा तो उसके बाद अगर आपने इंटरसेप्ट बना दिया वाई एक्सिस के साथ, तो आपको पता है कि जब सी यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू ज़ीरो है, एट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू ज़ीरो लैम्डा एम की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जो ये पॉइंट आएगा दैट विल बी इंटरसेप्ट, देखा जाए वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आपके पास आएगा एक्स्ट्रापोलेट करके, वो क्या आएगा, लैम्डा एम नॉट। और लैम्डा एम नॉट क्या है आपका, लैम्डा एम नॉट आपका आ गया इससे लिमिटिंग मोलर ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपकी लैम्डा एम नॉट आ गई। सो इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इजीली लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हैं। सो इसकी अब देख लेते हैं किस तरह से कैलकुलेशंस होती है ना। अब हमने ये चीज़ भी देखी है कि वेरी स्मॉल वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम हो रहा है विद अंडर रूट सी, क्योंकि देखो एक कॉन्सेंट्रेशन पे जब मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं हम तो इतना फ़र्क आया, दूसरे पे इतना आ गया, तीसरे पे इतना आएगा, तो ग्रेजुअली ये जो कंडक्टेंस है आप देख पा रहे हो ये बढ़ रही है। और हमेशा हमने लैम्डा एम और अंडर रूट सी का ही ग्राफ क्यों चुना, सी का भी तो कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि ऐसा देखा गया कि जब इन दोनों के ग्राफ आप प्लॉट करोगे देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन से कोई भी चीज़ निकालना बहुत इजी हो जाता है। सो हमने भी वही करा, हमने ये देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें बढ़ तो रही है कंडक्टेंस, लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ तो रही है बट ग्रेजुअली आराम से बढ़ रही है। As there is no new ions produced, just distance increases with dilution। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे पहले पढ़ा आपने, क्योंकि कोई न्यू आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जस्ट जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो रहा है बिटवीन द आयंस जब आपकी डाइल्यूशन हो रही है। सो अब इसका हम प्रैक्टिकली देखते किस तरह से होता है कि एट सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जब कॉन्सेंट्रेशन आपकी ज़ीरो है दैट मीन्स ये वाला पॉइंट, जब कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो है तो इस पे ग्राफ पे जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, लैम्डा एम की वैल्यू क्या बन जाएगी, लैम्डा एम नॉट बन जाएगी। सो हमने जब ये ग्राफ देखा हमने देखा कि इसमें आ रही है आपकी स्ट्रेट लाइन, एंड स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग वो होती है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और m क्या होता है इसमें, m होता है स्लोप एंड c होता है इंटरसेप्ट। सो अब इसी चीज़ को देख लो, y एक्सिस में क्या है, इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे y एक्सिस में है लैम्डा m इज़ इक्वल टू m क्या हो जाएगा, m इसका आपका स्लोप हो जाएगा। तो उसको अभी बाद में देखेंगे स्लोप क्या होता है, पहले प्लस यहाँ पर लगाते हैं। इंटरसेप्ट सी क्या है, इंटरसेप्ट आपका मतलब इंटरसेप्ट कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे बनता है, वो क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके ये वाली चीज़ भी आपके पास आ गई। एंड एम एंड एक्स पे क्या है आपका, एक्स एक्सिस पे है अंडर रूट सी। अब ध्यान से देखो स्लोप के केस में क्या होगा, जब भी आपको पता होना चाहिए इस तरह का स्लोप अगर हो तो इस तरह का अगर ग्राफ हो तो इस केस में आपका जो स्लोप आता है वो हमेशा आपका स्लोप नेगेटिव में आता है। सो यहाँ पे नेगेटिव और सम बी आपने लिख लिया कि कोई स्लोप है, ठीक है, कोई वैल्यू है, बी लिख लिया, ए भी हो सकती है गिवन। तो आपके पास ये जो इक्वेशन आई आपके पास लैम्डा एम इज़ इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ऑफ बी अंडर रूट ऑफ सी, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। और ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट क्यों हुई, क्योंकि
बाय द थ्रू दिस इक्वेशन आप लेमडा एम नॉट की वैल्यू इजीली पुट कर सकते हो। अगर आपके पास अदर चीज़ें गिवन है तो आप लेमडा एम नॉट की इजीली वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। और ये वाली इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो ये वाली इक्वेशन है इसको कहा जाता है, यही इक्वेशन कहलाती है डी बाय हक्कल, ठीक है, हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन, ठीक है, ऑन सैगर इक्वेशन। एंड ये ओनली एप्लीकेबल किसके लिए हैं, यहाँ पर लिख लो, ओनली एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें ये ऐसा ग्राफ बनेगा ही नहीं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो ये हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही होती है, डी बाय हक्कर ऑन सैगर इक्वेशन। इससे आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हो। और अगर लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि इसमें जो डी बाय हक्कर ऑन सैगर इक्वेशन है, इसमें क्या है, ये मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम है, कंडक्टिविटी, ठीक है, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एंड लेमडा एम नॉट क्या हो जाएगा, लेमडा एम नॉट जो यहाँ पर है, दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में होती है। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि लिमिटिंग से वो प्रूव हो जाता है। अंडर रूट सी क्या है, रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन पूरा लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो कि आपका यूज़ हो रहा है ना। जो बी है आपके पास, बी क्या है, बी आपके पास एक इंटरसेप्ट है, पर आपके पास एक स्लोप है, पर ये क्या है, एक कांस्टेंट, जो स्लोप है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो कांस्टेंट वैल्यू में आपने क्या लिखना है, सम कांस्टेंट, ठीक है। ये एक कांस्टेंट है जो कि डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड्स, जो इसकी वैल्यू आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, कि आपने सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करा है। सो ये बात थी आपकी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आपको लेमडा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वो आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करेंगे कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या इसी तरह से ग्राफ प्लॉट करके लेमडा एम नॉट निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। अगर नहीं निकाल सकते हो तो उसको निकालने के लिए और कौन कौन से मेथड है। So, in the case of weak electrolyte, we cannot calculate lambda m naught from the graphical method. तो एक चीज़ ये है कि अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हो तो आप ग्राफिकल मेथड जैसे कि आपने पहले करा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, उसी तरह से सेम टू सेम आप लैम्डा एम नहीं निकाल सकते हो, लैम्डा एम नॉट नहीं निकाल सकते हो। लैम्डा एम नॉट निकालने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। सो पहले वही देखते हैं, बार बार ये वैसे चीज़ें बता चुकी हूँ मैं कि अगर देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट का फंडा क्या होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ये होता है कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट आयंस में नहीं करता, कुछ पोर्शन होता है जो कि आयंस में डिसोसिएट करता है। सपोज CH3COOH इज एन क्या है, ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आयंस तो देंगे, ऐसा नहीं है कि आयंस नहीं देंगे। CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आपके पास आयन बन जाएगी। बट क्या होगा कि जो ये एसिटिक एसिड है उसका कुछ अमाउंट ही आयंस बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अल्फा इसका 5% है सपोज, तो 5% ही ये क्या हो जाएगा, आयंस में डिसोसिएट होगा। अब क्या होता है, बिकॉज इसका जो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन दैट इज़ नॉट इक्वल टू द 100%, सो क्या होता है कि इसमें 100% डिसोसिएशन नहीं होती। 100% जितने आयंस बनने चाहिए, जितनी इसकी कैपेसिटी है आयंस बनाने की, उतने आयंस नहीं बनते। अब क्या हो रहा है ऑन डाइल्यूशन, अब आता है क्योंकि डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। डाइल्यूशन से क्या होता है, डाइल्यूशन से फर्स्ट एक चीज़ होती है कि नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनते हैं, तो इसीलिए नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाएंगे। क्योंकि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी कम है, तो डाइल्यूशन होने की वजह से क्या होगा,
इसमें जो CH3COOH में जो फोर्स है उसको, वो फोर्स को वीक करेगा, जिस फोर्स से ये आयंस आपस में बंधे हुए हैं उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आयंस बाहर निकलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। और दूसरी क्या चीज़, वही जो आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आती है कि अगर एक बार आयंस बन गए तो ये तो होना ही है डाइल्यूशन से कि डिस्टेंस इंक्रीजेस। डिस्टेंस कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन द आयंस इंक्रीजेस। इसकी वजह से क्या होगा, ये इजीली मूव करेगी, ये इजीली फ्लो करेगी, तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब ये हमने पहले भी पढ़ चुका है कि ऑन डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है और वेरी वेरी आप क्या कहोगे ड्रेस्टिकली इंक्रीज आता है लैम्डा एम में। और दोनों में यही फ़र्क है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, ड्रेस्टिकल इंक्रीज नहीं आता, आराम से इंक्रीज होता है, क्योंकि पहले ही ज़्यादा आयंस बन चुके और आयंस बन नहीं सकते, डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से थोड़ी बहुत लैम्डा एम इंक्रीज होगी। बट इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले तो ये बनना मुश्किल ही थे, आयंस बहुत कम बन रहे थे, डाइल्यूशन से ये हो गया बहुत आयंस बनने स्टार्ट हो गए, फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या हो गया कि आयंस बन गए तो डिस्टेंस बिटवीन जो आयंस था वो बढ़ गया, इसकी वजह से आयंस फ्रीली मूव होने लग गए। ये दोनों फैक्टर की वजह से वेरी ड्रास्टिक इंक्रीज आएगा इन द मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू। ठीक है, वो आपने वो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 100% मीन्स नो कंप्लीट डिसोसिएशन अकर ऑन डाइल्यूशन, number of ions will increase and also distance between the ions will increase, so lambda m increases, and since new ions are producing, so lambda m increases very drastically. This is very important, so it is difficult to find through the graph. So ये ग्राफ से फाइंड आउट करना ये चीज़ बहुत ही मुश्किल हो रही है। अगर फिर भी हम बना दें क्यूरियोसिटी के लिए कि होगा क्या, तो अगर आप फिर सिमिलरली लैम्डा एम वर्सेस अगर आप √C वाला ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि ऑन डाइल्यूशन आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, हम ऑपोजिट आते हैं। अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूशन इंक्रीजेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, डाइल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक है, अगर हम यहाँ उल्टा आ रहे हैं तो हमने देखा पहले तो आपका क्या हुआ, पहले तो आपका ऐसे ऐसे बढ़ने लग गया और एकदम से आके क्या हुआ, ये एकदम से ड्रास्टिक इंक्रीज आ जाएगा। जब थोड़ी थोड़ी फिर से हम डाइल्यूशन करने लगे कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वेरी ड्रास्टिक इंक्रीज दिखाएगा इन द लैम्डा एम वैल्यू। और इसमें हमने ग्राफ में देखा कि जो ये आपके पास एक कर्व बनी, देखो स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो वेरी ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ, तो आपके पास क्या है, नो इंटरसेप्ट विल बी देयर। जब आपके पास इंटरसेप्ट ही नहीं है और आपको पता है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ कि यहाँ पे C=0 है कॉन्सेंट्रेशन, तो इस पे जो भी इंटरसेप्ट आना था वो लैम्डा एम नॉट आना था, जैसे कि हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में किया है। बट यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं। इंटरसेप्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपके पास कर्व बनी है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस आपको पता है, दो पैरेलल लाइंस होती है वो विल नेवर इंटरसेप्ट, या फिर कहते हो कि इन्फिनिटी पे इंटरसेप्ट करेगी, जो कि देखा ही नहीं किसी ने। ठीक है, हाइपोथेटिकल है सारा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो दो आपकी ये लाइंस है ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो लैम्डा एम नॉट की वैल्यू आपके पास नहीं आएगी। सो इस वजह से हमने देखा गया कि एज देयर इज नो इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, ऑन मतलब कौन सा, लैम्डा एम जो वाली आपकी एक्सिस है उस पर कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं। सो वी आर अनेबल टू फाइंड द लैम्डा एम नॉट थ्रू द ग्राफ। सो फॉर दैट वी विल यूज़ द कॉल-लॉश लॉ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि अब लैम्डा एम नॉट ग्राफिकली तो निकाल नहीं सकते हैं, सो हमने एक कॉल-लॉश लॉ होता है जो कि और भी काम करता है, पर एक चीज़ इसकी ये है कि आप इससे लैम्डा एम नॉट भी निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में देखिए कि कॉल-लॉश लॉ क्या है और किस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रॉब्लम थी वो भी इसने सॉल्व करी। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।